1871 में। चलिए आगे क्वेश्चन है कि सेडान का युद्ध कब हुआ। क्या है बच्चों, सेडान का युद्ध कब हुआ? तो याद रखिएगा सेडान का युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी में। सेडान का युद्ध कब हुआ? 1870 में। और फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ 1871 में। सब याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको याद करना होगा, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो जर्मनी के एकीकरण का जो प्रमुख वास्तुकार था वो कौन था, याद बताइएगा। जर्मनी के एकीकरण किससे संबंधित है? बिस्मार्क से ना। तो ये प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क था। अगर बिस्मार्क नहीं होता तो जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था, ठीक है। चलिए आगे है कि 1870 ईस्वी 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो अभी मैंने बताया फ्रैंकफर्ट की संधि। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो जर्मनी ना, बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? बिस्मार्क। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। देखिए तुर्की शुरुआत दौर में बहुत ज्यादा वो शक्तिशाली देश था, लेकिन वहां का राजा जो है ना बहुत विलासी हो गया था, जिसके कारण वो देश धीरे धीरे कमजोर हो गया और इसे पूरे यूरोप का मरीज कहे जाने लगा। अगला है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्यकार एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत है? देखिए पूरे यूरोप में एक यूनान ऐसा देश था जो बहुत समृद्ध और विद्वानों से भरा हुआ यह देश था, इसीलिए इसको कहा गया है कि साहित्य और विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है कौन? यूनान। कौन? यूनान, ठीक है। आगे बच्चों कि यूनानी की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? यूनानी के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो उस समय तुर्की हार गया था यूनान से। यूनान पर कब्जा किए हुए था तुर्की, यूनान को अपना कब्जा में तुर्की बनाए हुए था, लेकिन क्या होता है कि तुर्की का राजा जो है भोग विलासी होने के कारण यूनान तुर्की से जीत जाता है। रीजन था राजा। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुआ था? तो देखिए 1829 ईस्वी में कहा गया है कि 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की जो संधि है वह रूस के साथ हुआ था। रूस के साथ हुआ था, के साथ एड्रियानोपोल की संधि कब? 1829 ईस्वी में, ठीक है। चलिए ज्यादा नहीं, अब 1-2 स्लाइड है, थोड़ा सा देख लेंगे, है ना। कहा गया है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो यूरोपीय जो सभ्यता का जो पालना था वह यूनान था। किस देश को कहा जाता है बच्चों? यूनान को, क्योंकि यूनान विज्ञान और स्रोत से क्या था? बहुत भरा पूरा था, बहुत अच्छा वहां पर लोग विद्वान, एक अक्षर के विद्वान थे, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि यूरोपीय सभ्यता की क्या है? पालना है। अगला हंगरी की भाषा क्या है? देखिए बच्चों इटली की जो भाषा थी, इतावली, क्या था? इतालवी। इटली का भाषा इतालवी था, लेकिन हंगरी का जो भाषा था वो मैग्यार था। क्या था? मैग्यार। चलिए एक क्वेश्चन अब लास्ट है हम लोग का, है ना। क्या है? ध्यान देना है कि यूरोपीय राष्ट्रवाद से, सॉरी यहाँ पर नीचे कर देते, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा। हाँ, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब, यानी जैकोबिन क्लब की स्थापना किस शासक ने किया था? तो याद रखिएगा टिप्पू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? यानी 19वीं शताब्दी में यूरोप में जो राष्ट्रवाद का परिणाम का क्या, ध्यान देना, 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? तो राष्ट्रवाद के जो विकास का परिणाम हुआ वह क्या हुआ कि राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हो गई। राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हो गई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं जल्दी में बनाया हूँ क्योंकि ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा फास्ट बनाया गया है। अगर आपको ढंग से समझना है तो इसके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं पार्ट बाय पार्ट करके डाला हूँ उसको आप देखिए, बहुत मजा आएगा। और जो बच्चे अगर पढ़े होंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैं नोट्स डाला हूं, तब ये आपको बहुत ढंग से समझ में आया होगा। मैं ये नहीं समझता हूं कि इसको इस पे दिन काटने से कोई फायदा है, क्योंकि मैं अगर ऑब्जेक्टिव का वीडियो 2 घंटा का बना दूं तो ये मेरी मूर्खाई है, क्योंकि मैंने इसको डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है। वही क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं समझाया, इसलिए थोड़ा फास्ट चला। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।